किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे मीठे पानी में जो मछली पालन हम करते हैं उसमें तालाब की तैयारियों के बारे में और इसके प्रबंधन के बारे में। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की श्री बेनी वर्गीस। बेनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक मीठे पानी के मछलियों के पालने का सवाल है तो इसके लिए तालाब की ज़रूरत होती है। किसान भाई तालाब बनाते हैं, हाँ? तो कितने प्रकार के तालाब इसमें मोटे तौर पर होते हैं? जनरली एक्चुअली हमारे मीठे पानी के तालाब में नर्सरी पॉन्ड होते हैं और रेयरिंग है और स्टॉकिंग पॉन्ड है। 3 प्रकार की पॉन्ड होते हैं। नर्सरी पॉन्ड में 3 दिन से लेकर 15-20 दिन तक हम पालते हैं और रेयरिंग पॉन्ड में 20 दिन के बाद से 3 महीने तक और स्टॉकिंग पॉन्ड में 3 महीने के बाद से 1 साल तक जो भी जब तक नहीं बेचते जब तक नहीं बेचते वो पालते हैं। आकार और उसके गहराई ये सब अलग अलग होते हैं नर्सरी, रेयरिंग और स्टॉकिंग के। नर्सरी का आकार बोलने से 200 स्क्वायर मीटर से लेकर 1000 स्क्वायर मीटर तक का एक डिग्गी होता है और रेयरिंग का है 1000 स्क्वायर मीटर से 2000 स्क्वायर मीटर तक और स्टॉकिंग पॉन्ड 1000 से 5000 तक या 10,000 दैट 1 हेक्टेयर तक का डिग्गी। मतलब आपका जिस हिसाब से जगह के उपलब्धि के अनुसार बना सकते हैं। जी। और इसमें नर्सरी में 15 से 20 दिन और उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ने तक फ्राई, जिसे फ्राई बोला जाता है, और रेयरिंग में 3 सेंटीमीटर से लेकर 8 से 10 सेंटीमीटर दैट इज फिंगरलिंग, अंगुली, और उससे बढ़कर स्टॉकिंग पॉन्ड में 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 केजी से 1.5 केजी 2 केजी जो भी साइज आप जितना तक पालते हैं उतना बढ़ने तक। जी। तो इसकी गहराई सबकी क्या सेम होती है? नहीं, गहराई नर्सरी पॉन्ड की गहराई 1 से 1.5 मीटर होती है, रेयरिंग पॉन्ड की 2 मीटर तक होती है, 1.5 से 2, और स्टॉकिंग पॉन्ड की 2 से 3 मीटर और 3.5 मीटर तक भी चलेंगी। अच्छा। लेकिन पॉन्ड में पानी की कमी नहीं होना, पानी हमेशा 1-1.5 मीटर पानी हमेशा पॉन्ड में रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन हम यहाँ पर अंडमान में यह देखा जाता है कि धूप काल में पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम पानी का भी प्रबंध करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास एक ही तालाब होता है और जो नर्सरी या जो प्रजनन जो मछलियों का करते हो तो खाली बारिश के समय में होता है, साल भर तो नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई किसान नर्सरी मतलब मछली का प्रजनन करना चाहता है, उसके पास एक ही तालाब है, बड़ा तालाब है, तो उसको अलग से उसमें डिवाइड करके कोई नर्सरी तालाब वो बना सकता है? उसमें करना मुश्किल है क्योंकि गहराई ज़्यादा आता है, क्योंकि नर्सरी पॉन्ड में छोटे बच्चे जो ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, उसको बीच बीच में ऊपर आना है सांस लेने के लिए और फीडिंग के लिए। तले में फीडिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर आते वक्त एनर्जी लॉस होने की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक की नर्सरी पॉन्ड की ज़्यादा बड़े एरिया की जरूरत है। छोटी से सीमेंटेड टैंक में, आजकल सीमेंटेड टैंक में भी आप नर्सरी कर सकते हैं, बशर्ते ऑक्सीजन की प्रबंध करें। वो पानी में ऑक्सीजन देने का कंटिन्यूस ऑक्सीजन है, क्योंकि हम उसमें स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, तो हम ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मोर्टेलिटी यानी मौत होने की। अच्छा, सीमेंट का टैंक अगर छोटा सा कोई बना भी दे तो नीचे मिट्टी वगैरह डालना पड़ता है? कुछ मिट्टी का जरूरत नहीं है। चलिए, अभी बहुत सारे जो किसान भाई है वो स्टॉकिंग करने की स्थिति में है, उनके पास मछली के बच्चे हैं, मुख्य तालाब में अगर उनको छोड़ना है तो उससे पहले तालाब की कुछ तैयारी करनी होगी। क्या क्या तैयारियां करनी है? पॉन्ड में नेचुरल वेजिटेशन यानी पौधे, पानी के पौधे और ये सब होते हैं। ये पानी के पौधे होने से प्रॉब्लम आती है कि रात्रि समय में पानी में ऑक्सीजन की लेवल नहीं घुलती नहीं। ऑक्सीजन पानी में बोलने से हवा से घुलना है, और पानी के अंदर के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उससे वजह से ऑक्सीजन आती है पानी में। लेकिन रात को उल्टा पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेती है और ये मछली भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो दिन अर्ली मॉर्निंग यानी सुबेरे होते होते पॉन्ड के अंदर के जो ऑक्सीजन लेवल इतनी कम हो जाती है कि मछली सांस घुटने लगते, सब मछली ऊपर आके मुंह खोल के हवा लेने की तरह सिम्टम्स दिखाए। उससे यह मालूम होना है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो आप इमीडिएटली कुछ पंपिंग वगैरह करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करना है। और एक बात है कि पानी के अंदर की जो पेड़ पौधे होने के कारण उसमें जो कीड़े मकोड़े जो है और उस अन्य मछली छुपने के लिए जगह बन जाती है। तो इसलिए हम कोई भी तालाब की तैयारी करने, स्टॉकिंग के पहले तैयारी के फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट देखना है कि उसके अंदर के जितने हरे भरे पेड़ पौधे जो भी है सबको निकालना है। 3 प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक तो मैनुअली आदमी लगा कर निकाल सकते हैं, दूसरा केमिकल है, तीसरा जो बड़े तालाब में तो आदमी लगाने से बहुत सारा दिन लग जाता है, इसलिए मैकेनिकली निकाल सकते हैं, जैसा एक्सकवेटर वगैरह रख के पूरे तालाब के अंदर से
पेड़ पौधे निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ पहले कि जलीय पौधे और जो भी कुछ कीड़े मकोड़े। और एक बात है कि पानी के अंदर में अन्य मछली जैसा तिलापिया है और कार्निवोरस फिश जो मांसाहारी फिश है, जो वो उस तरह मछली होने से हम जो इस फ्राई या फिंगरलिंग जो भी छोड़ते हैं उसको ये खाने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको भी ख़त्म करना है। तो इससे पहले हम उसको भी निकालना है स्टॉकिंग के पहले, अच्छी कल्चर करना है तो स्टॉकिंग के पहले ये सब अन्य मछलियों को भी उसके अंदर से निकालना है। इसके लिए हम 2 किस्म के प्रयोग करते हैं। एक मोआ खली की एप्लीकेशन है, वो 2500 kg प्रति हेक्टर प्रति मीटर पानी, जब मोआ खली हम पानी में अप्लाई करता है तो उस टाइम हम पानी की मात्रा कम कर देती है। पॉन्ड के अंदर में 1 मीटर की लेवल में पानी रुकती है, उसके हिसाब से 2500 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से हम मोआ खली 3 हफ्ते पहले, स्टॉकिंग के 3 हफ्ते पहले मिला के पानी में घोल के उसमें छींट देने से क्या होता है कि खून जमने की वजह से मछली जितना है सब मर के ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद में मछली निकाल देते हैं। उसके बाद में ये मोआ खली खाद के रूप में प्लैंकटन प्रोडक्शन के लिए उसको मदद करती है, इसलिए 3 हफ्ते हम मिनिमम टाइम देती है कि उसके अलावा हम दूसरे और एक मेथड है जैसा ब्लीचिंग पाउडर, 30% क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर, वो भी कम से कम 350 kg प्रति हेक्टर के। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा कम करना है तो 18 से 20 घंटे पहले हम 100 kg यूरिया के प्रति हेक्टर प्रति मीटर पानी के हिसाब से डालने के बाद में ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। ये जो महुआ की बात आपने कही है तो खाद बन जाता है, लेकिन 3 हफ्ते तक इसका जहरीलापन जो है वो रहता है 3 हफ्ते तक कम होते बाद में वो खाद के रूप में डिगी में बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे कि प्लैंकटन नेचुरल प्राकृतिक आहार बनने के लिए मदद करती है। चलिए, तो ये तो तालाब की सफाई हो गई। सफाई होने के बाद पानी जो है पानी का लेवल बना लेते हैं। तो आपने कहा कि जब मछली के बीज को छोड़ने से पहले उसमें प्राकृतिक आहार होना चाहिए। प्राकृतिक आहार, उसके लिए हम पॉन्ड फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। ये नेचुरल फीड प्रोडक्शन जैसे प्लैंकटन बनने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे 750 kg ग्राउंडनट ऑयल के यानी मूंगफली की खली, 200 kg गोबर और 50 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टर के रूप में ये बहुत इफेक्टिव है जो प्लैंकटन प्रोडक्शन के लिए। ये हम कम से कम इसकी डोज 3 से 4 दिन पहले हम आधा डोज, इसकी हाफ डोज हम पहले दे देते हैं। उसके बाद में पॉन्ड के अंदर के प्राकृतिक आहार की मात्रा के अनुसार हम 2-3 या तो हर महीने थोड़े डोज में उसको देते हैं। जब हमको मालूम हो जाती है प्राकृतिक आहार ज़्यादा है तो हम ये एप्लीकेशन रोक देना है। पानी के रंग देखने से और उसमें प्लैंकटन नेट से हम स्कूप करके देखने से मालूम हो जाता है कि प्राकृतिक आहार है कि नहीं, तो उसके हिसाब से हम स्प्लिट डोज में को इस हिसाब से मैनेज करने से क्या होता है कि आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री फीड की मात्रा में कमी आ जाती है। नहीं तो आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री फीड देना पड़ते हैं। जी हाँ, तो एक बार इस तरह से तालाब तैयार हो जाता है तो या तो फिंगरलिंग्स को या फ्राइज को जो छोड़ते हैं तो उसमें भी मतलब एक जो कितना मछली छोड़ना चाहिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा छोड़ने से भी नुकसान, बहुत ज़्यादा छोड़ने से नुकसान है। मछली बढ़ेगी नहीं, ग्रोथ नहीं होगी, मछली का ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, सिर बड़ा होकर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मछली छोड़ने से क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मात्रा कम होने से ग्रोथ नहीं होगा। जो भी आहार खाता है वो फीकल मैटर में चला जाती है और वो ग्रोथ के वो विपरीत काम करते हैं। तो इसीलिए हम स्टॉकिंग डेंसिटी भी बहुत इसमें मायने रखता है। जैसा मिनिमम जो स्टॉकिंग है 5000 प्रति हेक्टर के हिसाब से स्टॉकिंग करते हैं और वो बोले से मामूली जैसा हमारे किसान भाई जैसा मामूली करता है। और थोड़ा भी और मॉडर्न करके थोड़ा एरेशन वगैरह देकर करने से 8 से 10,000 और उससे भी ज़्यादा एकदम हाईली इंटेंसिव कल्चर बोलने से ऑक्सीजन फीड बराबर ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन्स वगैरह फिट करके आप लार्ज स्केल में एकदम साइंटिफिक रूप में करना है तो 15,000 तक आप स्टॉक कर सकते हैं। ये जो 5,000 अगर साधारण तरीके से करेंगे तो इसमें डिफरेंट स्पीशीज जो यूज़ करते हैं तो ये सब मिला के 5,000 होना चाहिए। 5,000 होना चाहिए। इसमें भी अभी पानी के अंदर में हमारा 3 तला होता है। एक तो सरफेस में जो प्लैंकटन है वो एक पर्टिकुलर मछली खाती है, जैसा कतला है और सिल्वर कार्प। लेकिन आजकल हम सिल्वर कार्प को इतना रेकमेंड नहीं करते क्योंकि कतला के साथ में कम्पीट करता है फीडिंग के लिए। कतला तले के आहार खाती है। मध्य पोर्शन में जो है डिग्गी के उसमें रोहू का रहना है और वहाँ का फीड रोहू खाते हैं और बॉटम में मृगाल। इसमें हम जैसा सरफेस के फिश 30 to 40% जो टोटल फिश के जो मैं बताया उसके 30 to 40% होना है। मिड
वाटर के लिए 30 to 35 और बॉटम के लिए भी 30 to 40%। ये आप हिसाब से कैलकुलेट करके उसके हिसाब से मछली छोड़ना चाहिए, तब आपका डिग्गी के हर पोर्शन का यूज़ भी होगा और मछली का ग्रोथ भी होगा। यहाँ पर हम ये देखा जाता है कि अंडमान में कोई भी फिशरमैन को पर्टिकुलर एक मच्छी पसंद आए तो उसी का चारा चाहिए, वही लेके डालता है। वो जैसा बहुत सारा जगह में कतला खाली कतला, लेकिन कतला डालने के बाद में इतना ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसीलिए ग्रोथ होने के लिए आपको उस जगह के हिसाब से डालना है, और ज़्यादा डालने से ग्रोथ नहीं होगी। और जैसा आपने बताया कि तालाब का सारा हिस्से का अगर इस्तेमाल होगा तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो इसमें आहार की जो व्यवस्था होती है मोटे तौर पर कैसे की जानी चाहिए? आहार बोलने से बड़ी मछली के 5 to 10% बॉडी वेट में आपको जनरल किसान तो खली और भूसी का एक 1:1 रेशियो में फीडिंग करता है। इसके अलावा आपको कृत्रिम आहार जैसा उसमें प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है, सब कुछ जो उनका ग्रोथ के लिए जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से कृत्रिम बना के पैलेटाइज्ड फ्लोटिंग फीड मिलती है, जो अलग अलग ब्रांड में मेनलैंड से इंपोर्ट करके वो देने से आपका ग्रोथ बड़ा बढ़िया से होगा। अच्छा, ये जो फीडिंग होता है, जो आहार देते हैं, इसको एक पर्टिकुलर समय में ही देना चाहिए? जी, जो भी आहार है 5 to 10% ये दिन में 2 बार देना है। अगर 10% फीडिंग देता है तो सुबह 5% देना है, शाम को 5%। तो 1 kg मच्छी होने से हमको 50 ग्राम दाना देना है, या तो 100 ग्राम में 50 ग्राम सुबह सूरज के उगने से पहले और शाम को सूरज ढलने के समय, क्योंकि बीच में जब गर्मी होने का टाइम मछली सब अंदर जाकर छुप जाती है, वो फीड जो डालती है आधी फीड वेस्ट हो जाते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम में आप फीडिंग रेगुलर दे देने से मछली को मालूम हो जाता है कि खाना वो टाइम में देगा, तो मछली वो पर्टिकुलर पॉइंट में आकर हमेशा वेट करते रहते हैं। और दूसरा है फीडिंग मशीन भी है, जो बोले से टाइमिंग मेंटेन करके उसमें फीड और डाल देने से मछली आके उसके पास में आ जाता है, वो टाइम एडजस्ट कर, टाइमर के साथ में एडजस्टेड है, टाइमिंग में वो अपने आप से फीड जितना क्वांटिटी उसमें एडजस्टमेंट करके रखा तो उतना फीड पानी में छोड़ता है। तो आपको आदमी लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फीड, जब फीड खत्म होते हैं तो वो फीडर के अंदर में जो आहार भरने से बस है। बेनी जी, यहाँ पर जब मछली पालन जो किसान भाई करते हैं, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो क्या स्वास्थ्य की बहुत समस्या होती है? बीमारी बहुत ज़्यादा? अंडमान में ज़्यादा बीमारी की कोई समस्या अब तक नहीं है फिलहाल। बोलने से बाहर से जो मछली आती है उसके द्वारा कुछ बीमारी यहाँ आ जाती है। अभी पिछले साल 1-2 डिग्गी में पैरासाइट की इन्फेक्शन की मामले रिपोर्ट की गई है, जिसमें हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। और स्टॉकिंग के पहले भी हम कोई भी मछली के ऊपर में कोई पैरासाइट वगैरह है तो हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट की 3 से 5% की घोल में डुबा के 15 सेकंड की डुबाना है, उसके बाद में डिग्गी में छोड़ना है। ये उसको एक प्रोटेक्टिव, उसमें कोई चोट वगैरह होने से वो चोट वहीं अरेस्ट हो जाती है, और कोई कीड़े होने से पैरासाइट वगैरह उनके ऊपर होने से वो भी छूट जाते हैं। किसानों को बीच बीच में क्या इनकी निगरानी भी करते रहनी चाहिए? जी, बीच में फीडिंग देते आप। डिग्गी के अंदर में मछली तो आपको दिखेगी नहीं, तो इसीलिए हम बीच बीच में जाल से एक सैम्पलिंग करना है, करके उसको मछली की हेल्थ और ग्रोथ वगैरह चेक करना है, तब जाके मालूम। कभी कभी कोई पोचिंग हो जाती है तो बाहर से कोई आकर मछली पकड़ के लेके, हम उसमें मच्छी है सोच के हम फीडिंग करते जा रहे हैं, हमारा दाना वेस्ट होते जा रहा है। लेकिन इसीलिए हम उसके लिए, और कोई बीमारी आने से भी है कि नहीं मालूम होने के लिए हमको महीना में एक या 2 सैम्पलिंग करना ही जरूरी है, 15-20 दिन में। बिल्कुल, जिससे पता चल जाएगा कि मछली में कोई बीमारी है या नहीं। बिल्कुल। तो बन्नी जी, आपने मीठे पानी के तालाब में जो मछली पालन है उसकी जो तमाम चीज़ें हैं उसको किसानों को बड़े सरल अंदाज में बताया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।